ओके द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स, 9 बजे बता के 9:30 बजे आ रहा हूँ। क्लास 11th की क्लास में थोड़ा सा बिजी हो गया था और स्टूडियो में अकेला बैठा हूँ। रात के 9:30 हो रहे, कोई नहीं है साथ में, तो थोड़ा बहुत सेटलमेंट करना पड़ता है अकेले अकेले। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है भाई साहब। देखो भाई साहब, बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल है ना बूस्टअप हो जाना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ गए भाई। तीसरी बुक से भैया शुरू करेंगे पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो बहुत लोगों ने हुआ बना के रखा है। पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एक महीने के अंदर पूरी की पूरी बुक ऑफ अकाउंटेंसी 1 2 3 सब कुछ पूरा एक्सट्रैक्ट निचोड़ के रख देंगे। थोड़ा बहुत काला दिख रहा हूं तो आई एम रियली सॉरी, थोड़ा बहुत लाइट फ्लिकर कर रही हूं तो आई एम रियली सॉरी। अगले दिन फिक्स कर देंगे। आज बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ किया अपन लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सोच के रखा था कि परसों से क्लास कहीं ना कहीं शुरू करेंगे, लेकिन तुम लोग का प्यार इतना ज्यादा मिल गया कि मेरे को आज से करना पड़ गया। ठीक है, प्यार इन द सेंस निगेटिव प्यार की भैया आज से शुरू कर दो, ठीक है। पॉजिटिव तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं है मेरे को। तो ध्यान रखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, सभी लोग क्लास शुरू करने से पहले ओथ लेते हैं कि भाई साहब हम लोग हर दिन क्लास अटेंड करने वाले हैं, और अगर नहीं करेंगे तो ध्यान रखना है बच्चों, पूरी की पूरी क्लासेस अटेंड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा स्ट्रक्चर अगर यहां नहीं गया तो रट्टा मारना पड़ जाएगा। सिंपली मींस टू अकाउंटिंग रेशियोज के बड़े बड़े फॉर्मेटेड क्वेश्चंस, दैट मींस जहां पे तुम्हारे टीचर्स बोलते हैं 70 फॉर्मूले हैं याद कर लो, नहीं याद करोगे तो फेल हो जाओगे। उसके बाद कैश फ्लो का इतना बड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला फॉर्मेट जिसको तुमको पढ़ पढ़ के याद करना पड़ेगा, और उसके बाद तुमको उसके क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। भाई साहब 2.5 पन्ने का क्वेश्चन पेपर में आता है, बोर्ड्स के 2.5 पन्ने का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर, बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में। राइम बन गया। तो ध्यान देने की कोशिश करना कि हर चीज का एक अल्टरनेटिव स्मार्ट सॉल्यूशन होता है, जो भैया तुम्हारे बताने आए हैं ना तुमको। तो ध्यान रखना इस चीज का कि सारी की सारी क्लासेस को अच्छी तरीके से निपटाना, सारी की सारी क्लासेस को इत्मीनान से बैठ के कॉपी किताब लेके आराम से बैठो मेरे साथ। मैं तुम वेट कर रहा हूं, मम्मी को चिल्ला के बोलो चाय बना दो, मैंने भी बोल दिया, ठीक है, वो दे रिप्लाई भी आ गया बना रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी बोल दो, आराम से चाय पीते पीते पढ़ाई करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बहुत एक्साइटेड, बहुत एनर्जी के साथ आया हूं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तड़ी पाड़ कर देंगे अच्छी तरीके से। जो जो चीजें भैया बता रहे हैं सब कुछ जरूरी है, ये नहीं किया तो रट्टाफिकेशन करना पड़ जाएगा। लॉजिक पे पढ़ना है मेरी सुनो, नहीं तो स्कूल वालों की सुन लो, वो तो तुम 10वीं से सुन, फर्स्ट क्लास से सुनते आ रहे हो, ठीक है। तो सीधी बात यहां पे ये है कि तुम अगर अपनी स्टडी टेबल पे बैठ गए, मस्ती से पढ़ाई के लिए बैठ गए, थोड़ी देर के लिए सबसे कहते हैं ना डिस्टर्ब नहीं करें, भैया पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे जरूरी चीज बच्चों यहां पे ये है कि यहां पे मेरा मेन कोर लॉजिक है हमारे अकाउंटेंसी। यार तुम लोग तुरंत कमेंट करने लगते, गिव मी सेकंड, शुरू करते करते ओके 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 बच्चे, नाइस टू मीट यू गौरव बच्चे, नाइस टू मीट यू अमन बच्चे, ग्लैड टू आई एम रियली थैंक यू सो मच बच्चे। अमन ठीक है सर, टाइमिंग सही करना, ओके ओके थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल फॉलो अप करूंगा। 80 दिखा रहा है पहले तभी से बच्चे आज से, हाँ ओके 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 38 दिखा रहा था पहले तभी सभी बच्चे आज आए नहीं होंगे। हाँ आई गेस सही बात, क्योंकि मेन चीज क्या था कि 8:30 पे पहले शेड्यूलिंग थी, क्योंकि सब लोग कंफ्यूज थे। जब मैंने बोला था ना 8:30 से शुरू करूंगा, तो दैट मींस था कि मैं ऑफलाइन सेक्टर को निपटा के ऑनलाइन पे 8:30 बजे बैठूंगा। तो उन्होंने क्या 8:30 बजे सारी जगह पोस्ट कर दिया, 8:30 खैर कोई दिक्कत नहीं, 11-12 का क्लैश हो गया, कल से सब सेटलमेंट हो जाएगा, दे रहा है दुरुस्त है। तो ध्यान दो बच्चे, तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शुरुआत। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की शुरुआत भाई साहब अच्छी तरीके से तभी हो सकती है जब तुमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट अच्छी तरीके से आ गई हो। मतलब भैया क्या इसको भी याद करना पड़ता है? बिल्कुल, समझ के याद करो, थोड़ा सा लाइट वेटेड रहेगा इन कंपैरिजन कि तुम इसको बहुत गंदी तरीके से या फिर मतलब बिना समझे हुए याद कर रहे हो। या तो ये याद कर लो, या तो उसके 70-72 पूरे के पूरे क्या कहते हैं जो फॉर्मूलाज हैं वो याद करने पड़ जाएंगे तुमको। मैं सिंपली तुमसे इतना कहना चाह रहा हूं, जिस फ्लो में मैं तुमसे बता रहा हूं, पानी पी लो, हाँ चाय पीनी है तो जिस फ्लो में मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं उस फ्लो पे ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान दो, मैंने एक एमरी सॉरी 1.5 महीने के अंदर मैंने सीएस फाउंडेशन, 2 महीने में 3 महीने के अंतराल में मैंने सीए फाउंडेशन के रिजल्ट्स क्रैक करवाए। सिंपली मेरा प्योर मोटिव एग्जाम की टफनेस नहीं, स्मार्ट वर्क पे रहता है।
12वीं का पेपर कोई इतना बहुत भयंकर नहीं है, और ऑल दो कोरोना के बाद तो इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। इसीलिए तुमको सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क के साथ एक ब्लेंड और लगाना पड़ेगा, वो है स्मार्ट वर्क का। तो ध्यान देते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझने का। लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि यहां पे हमारा कोई भी बिजनेस जब अपनी इनिशियल स्टेजेस में होता है, जब वो प्रॉफिट कमाता है, तो सबसे पहले उसका सेल्स और परचेज का प्रॉफिट, मतलब इनिशियल टाइप की जो इनकम होती है, शुरुआती इनकम, अगर मैं बहुत बेसिक से बात करूं, जो शुरुआती इनकम होती है बच्चे, उसकी ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। क्लास 11th में पढ़ा होगा। फिर उसके बाद जो इनकम जनरेशन होती है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे कंपनीज पढ़ रहे हैं। कंपनीज में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट थोड़ा अलग होती है इन कंपैरिजन ऑफ नॉन रजिस्टर्ड फर्म, जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी थी। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम एंड क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है। वो बहुत खुशनुमा माहौल था 11वीं का, जहां पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ता था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता था, ग्रॉस प्रॉफिट निकालता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था, नेट प्रॉफिट निकालता था, वो नेट प्रॉफिट में बैलेंस शीट में डाल देता था और बैलेंस शीट मेरी मैच हो जाती थी, अगर तुम्हारी हुई हो तो ध्यान देने की कोशिश करना, यहाँ का भी सिंपल क्राइटेरिया कुछ ऐसा ही है। बस यहाँ पे तुम्हें ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगी। यहाँ पे आपकी, वैसे ट्रेडिंग अकाउंट तो यहाँ पे नहीं है, पी&एल और बैलेंस शीट गिवन होगी, इसीलिए उसका पूरा का पूरा स्क्रूटनी करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई गेस अगर तुम अपने डेस्क पे बैठे हुए हो और अपना तुमने कोई कॉपी कलम लेके बैठे हो, तो अपना एक जल्दी से फॉर्मेट बना लोगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। ध्यान देना, चोट्टापाई मत करना। 9 रुपए का बैच है, नियर अबाउट फ्री है, तो क्या पढ़ना, आराम से चिल करेंगे? नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस। तो ध्यान दो बच्चे, पर्टिकुलर उतारा, नोट नंबर उतारा, उसके बाद मैंने उतारा यहाँ पे जल्दी से करंट ईयर की फिगर, उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर की फिगर। ये सब कुछ मत लिखना, खाली के खाली फॉर्मेट उतारना, ठीक है? तब मैं यहाँ पे भी अपना कलम निकाल लेता हूँ, ठीक है? जल्दी से फॉर्मेट तुमने अगर बना लिया हो तो यहाँ पे जल्दी से क्रॉस चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये अप्रोक्सीमेटली 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। सभी लोग स्क्रीन पे बिल्कुल आंखें गड़ा के देखेंगे। यहां पे सबसे पहला टुकड़ा है ये, दूसरा टुकड़ा थोड़ा सा बड़ा है ये, और तीसरा टुकड़ा है ये। और अगर जिस विजन से, जिस चश्मे से मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उस चश्मे से तुमने ये पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेना, मजा आ जाएगी भाई, ठीक है? इस 3 टुकड़ों को अगर तुमने अच्छी तरीके से समझ लिया है, ठीक है, तो तुम्हारा काम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझने का वैसे भी आसान हो जाएगा, ठीक है? जल्दी से करो यार, मेरा थोड़ा स्क्रीन थोड़ा दूर रखा है, मैं तुम लोग को थोड़ा देर में पाऊंगा, ठीक है? हाँ, ओके। ध्यान देने की कोशिश करना, गर्व जो तुम्हारा हिंदी मीडियम का पूरा स्ट्रक्चर है बच्चे, वो ये यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं, ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन के ही अंदर आता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें इंग्लिश में ही है, इवन इफ इन द हिंदी मीडियम ऑल्सो, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें तुमको इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ेगी, इवन इन न्यूमेरिकल ऑल्सो। जब थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा वो तुम्हारा कन्वर्टेड पोर्शन होगा, ठीक है? ओके, वही नहीं आती बैलेंस शीट, हाँ ओके बच्चा, मैं सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, पी&एल बैलेंस शीट सब कुछ अभी कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान देना, पहला, दूसरा और तीसरा जो हमारा पार्ट है, इसको हम लोग एक डिवीजन कर लेंगे और सबसे पहले पार्ट को समझेंगे। पहला पार्ट नस्ते नाबूत, ध्यान दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अवर नेट सेल्स। मतलब जब मैं सेल्स में से कुछ चीजें रिटर्न आ जाती, मतलब हर चीज जब मैं सेल करता हूं, हर चीज नहीं बिकती, कुछ चीजें वापस भी आ जाती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न को हम लोग नेट सेल्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत जरूरी चीज है। ये जो पूरा का पूरा सेक्टर है, ये मेरी टोटल इनकम को जनरेट करता है। टोटल इनकम, एक पूरे साल में एक कंपनी ने पूरे साल कितना पैसा कमाया है, ये एक पहला टुकड़ा जो है हमारा जनरेट करेगा। उसके बाद ये जो दूसरा टुकड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, दैट विल रिप्रेजेंट कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए। अभी मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बता रहा, बस मैं ऊपर का स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता कैसा है। तो सबसे पहला टुकड़ा बताता है कि मैंने टोटल कितना कमाया, ठीक है? पहला टुकड़ा बता रहा है कि मैंने टोटल कितना कमाया। दूसरा टुकड़ा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बता रहा है कि टोटल मैंने खर्चा कितना किया। मैंने कितना कमाया, दूसरा मैंने खर्चा कितना किया, दोनों को माइनस कर दिया,
मैंने जितना कमाया फिर मैंने जितना खर्च किया, दोनों को अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल इनकम आ जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का मेरे को लगता है कि एक ही बेसिक रोल है कि वो ये बताता है कि मैंने पूरे साल में कितना पैसा कमाया है। तो दैट सिंपली मीन्स मैं जब अपने पहले टुकड़े को, दैट मीन्स इनकम के टुकड़े को, जब माइनस करता हूं अपने दूसरे टुकड़े, दैट मीन्स एक्सपेंसेस के टुकड़े को, तब बनता है मेरा तीसरा टुकड़ा, दैट मीन्स प्रॉफिट का। तो मतलब ये जो मेरा पहला हाफ ऑफ बैलेंस शीट है, दैट विल रिप्रेजेंट द इनकम जो हम लोगों ने पूरे साल में कमाई है। ये जो दूसरा हाफ है, दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंसेस जो मैंने पूरे साल में कितने खर्चे किए। और उसके बाद जो तीसरा टुकड़ा है, इन दोनों का एक्सट्रैक्टेड, दोनों का माइनस पोर्शन है। जब मैं पहले टुकड़े को और दूसरे टुकड़े को माइनस कर देता हूं तो मेरा प्रॉफिट आ जाता है। नहीं, पूरी इनकम में से सारे खर्चे हटा दे तो भाई प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। तो ये मेरा तीसरा टुकड़ा हमारी प्रॉफिट को बताता है। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या होगा, वो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, पहले से शुरू करता हूं, फर्स्ट हाफ से, उसके बाद लास्ट पोर्शन पे लेके चलते हैं। ओके, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा पहली इनकम, एक पर्टिकुलर बिजनेस इनकम कैसे जनरेट कर सकता है भैया, वो एक छोटी सी चीज होती है सेल्स, और कुछ कभी कभी रिटर्न हो जाता है तो नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी नेट सेल्स ही है। क्लास 11th में हम लोगों ने इसका एक बहुत स्वीट सा नाम सुना था, नेट सेल्स, टोटल बिक्री। लेकिन क्लास 12th में भाई थोड़ी बात ना ऊपर हो जाती है, ईगो पे आ जाती है बात, तो नेट सेल्स को नेट सेल्स नहीं बोलते, हम लोग बोलते रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू का मतलब इनकम, टुकड़े बांटते, रेवेन्यू का मतलब इनकम, फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब जिस चीज में मैं ऑपरेट कर रहा हूं। एक जूते बनाने वाले का ऑपरेशन जूते बनाना, एक पिज्जा बेचने वाले का ऑपरेशन पिज्जा बेचना। तो यहां पे जो भी ऑपरेशन है आपका, ठीक है, जिस चीज से भी आप ऑपरेट करते हैं, उससे जो इनकम जनरेट कर रहे हैं यार, वो कुछ नहीं, वो नेट सेल्स ही है। तो बच्चे ध्यान देना, बिजनेस की पहली इनकम जो होती है बच्चे, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है, दैट सिंपली मींस सेल्स, नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब कुछ ऐसी सेल्स जो रिटर्न भी हो जाती है, उनको माइनस करके जो आती है वो नेट सेल्स होती है। ठीक है, तो अगर तुमसे आगे कोई वाइवा में पूछ ले कि भाई साहब ये नेट सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, तो तुम चौड़ में बोल सकते हो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स होता है। ठीक है, दैट सिंपली मींस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न होता है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली मेजॉरिटी ऑफ इनकम एक कंपनी की सेल्स से ही हो जाती है। कोई भी कंपनी, अब मान के चलो शार्क टैंक पे किसी शार्क ने पूछा कि भाई साहब कितना कमा लेते हो, तो कह रहे मैं सेल से कमा लेता हूं 10 लाख रुपए, बाकी कबाड़ बेच के कमाता हूं। अबे व्हाट द हेल इज दिस, एक कंपनी की मेजॉरिटी ऑफ इनकम सेल्स से ही होती है, इसीलिए हमारी इनकम का मेजर पोर्शन जो होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही होता है। एवरी शार्क इज इंटरेस्टेड टू नो कि तू सेल कितना करता है, ना कि ये कि तू इधर उधर से कितना कमा लेता है। तो इसीलिए एक कंपनी की मेजॉरिटी सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ही हो जाती है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो नेट सेल्स, नेट सेल्स। ओके, अगर आगे हम लोग बात करें अदर इनकम्स के बारे में, तो अदर इनकम का मतलब क्या है, अन्य कोई जगहों से तुमने कमा लिया, मतलब सेल्स को हटा के तुमने कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए थे तो उससे डिविडेंड्स मिल गए, किसी को लोन दिया था तो इंटरेस्ट मिल गया, तुमको कहीं पड़ा पैसा मिल गया। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई एबनॉर्मल गेन हो गया तुमको, ये सारी की सारी चीजें हमारी अदर इनकम्स के अंदर आती हैं। और आई गेस मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो एक कंपनी की इनकम को डिस्क्राइब ना करती हो। अगर तुम कोई भी नाम बोल भी दो तो मैं तुमको तुरंत फेल कर दूंगा, मैं कह दूंगा भैया ये तो अदर इनकम में चला गया, और बाकी सेल्स तो आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जा ही रही है। तो दैट मींस दो तरीके की हमारी इनकम होती है बच्चों, एक तो हमारी कोर सेल्स से और दूसरी हमारी अदर इनकम से। इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो कंपनी की टोटल इनकम यही बनती है। इसीलिए देखो पहला टुकड़ा क्या बता रहा है हमारा, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है बच्चे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर रोमन नंबर 1 प्लस रोमन नंबर 2, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस अदर, सॉरी प्लस अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स से इनकम करी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल्स से इनकम करी, उसके बाद अदर इनकम इधर उधर से कहीं ना इनकम करी, दोनों को प्लस कर दिया, क्या बन गया भाई साहब, हमारा टोटल रेवेन्यू क्रिएट हो गया। ये तो सिंपल हो गया भाई साहब, ये तो सिंपल हो गया, पहला पोर्शन तो सिंपल, पहला हाफ तो सिंपल हो गया। ठीक है, ये पहला टुकड़ा तो मैंने समझ लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम दोनों को प्लस किया, टोटल रेवेन्यू हो गया। स्टेप नंबर 1 मैंने बताया था क्या, इट विल कंस्ट्रक्ट आवर इनकम, इससे मेरी क्या जनरेट हो गई, इनकम। एक कंपनी कितना कमाई है, कितनी इनकम है उसकी, वो हमारा स्टेप नंबर 1 बता दिया, मतलब
फर्स्ट हाफ ऑफ आवर बैलेंस शीट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके बाद क्या सिर्फ और सिर्फ इनकम जनरेट करेगी? भाई साहब खर्चे भी तो होंगे, बिना खर्चे किए हम लोग दोबारा से दोबारा इनकम कैसे जनरेट करेंगे? भाई खर्चे करते हैं। अब मान के चलो कि मैं अप्रोक्सीमेटली, मेरा सपना है, मैं तुमसे बताना चाहता हूं, मेरा सपना है कि अप्रोक्सीमेटली मैं एक दिन पूरे भारत को पढ़ाऊं, लेकिन ये पूरा होने में भी समय है। अभी मेरा इतनी एज भी नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कोई ना कोई दिन सपना पूरा करना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए खर्चे तो करने पड़ेंगे। बड़ी बड़ी बातें करने के लिए छोटे मोटे खर्चे नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे? 9 रुपए का बैच तो तो ध्यान दो, तो यहां पे कंपनी भी खर्चे करती है बच्चों, ये है उसके खर्चे। अब तुम बताओगे भैया यो इनकम का तो इतना छोटा सा ब्रैकेट और खर्चों का इतना बड़ा ब्रैकेट। यही होता है, कंपनी के खर्चे ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ इनकम। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर घाटे में हो जाती है, इतना ज्यादा अमाउंट ये रेवेन्यू से जनरेट कर लेते हैं कि खर्चे क्वांटिटी में ज्यादा लगते हैं, बट इन कंपैरिजन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू वो छोटे हो जाते हैं। मतलब इनके रूप ज्यादा है, मतलब इनका समेशन फिगर इतना ज्यादा नहीं होगा बच्चों, ठीक है? तो बच्चों ध्यान रखना, इनकम थोड़े में ही बहुत पैसा कंटेन करती है, ये बहुत ज्यादा होकर भी बहुत कम पैसा ही कंटेन करते हैं, अब इतना भी कम नहीं करते। ओके, तो सबसे पहले एक्सपेंसेस की हेडिंग डालेंगे हम लोग जल्दी से। तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? जल्दी से अपनी कॉपी कलम उठाओ भाई, लिखना चुट्टा पाई नहीं करनी है, मैं वेट कर रहा हूं। निकाल लो निकाल लो निकाल लो भाई, कॉपी कॉपी पेन निकालो, लिखो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम प्लस किया, क्या बना? टोटल रेवेन्यू। अब डालो खर्चों का हेडिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे 8 तरीके के एक्सपेंसेस पड़ेंगे, याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि यार क्या कहते हैं, याद तो मैं ऐसे ही करवा दूंगा, ठीक है? ओके, ध्यान दो, एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भाई एक्सपेंसेस, सबसे पहला एक्सपेंस है 8 में, सबसे पहला एक्सपेंसेस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बच्चे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब होता है वो सारी की सारी कॉस्ट जो हमारे मटेरियल्स, मतलब सीधी बात है, कोई भी चीज जो हमारे प्रोडक्शन करने में जो हमारा प्रॉपर रॉ मटेरियल लगा है उसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहा जाता है। सिंपली बात है, कोई भी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर सोसाइटी, फॉर द सेल्स पर्पस, या फिर मैं अपने क्यों ना खाने के लिए बना रहा हूं लेकिन बिजनेस का पैसा यूज करके बना रहा हूं, उसको भी मैं ड्राइंग्स नहीं बोलूंगा बच्चों, मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में बोलूंगा, क्योंकि वो भी मेरा सेल्फ मेंटेनेंस इंप्लिसिट कॉस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है? थोड़ा 11वीं का ज्ञान दे दिया मैंने एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इंप्लिसिट कॉस्ट का, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये एक ऐसी कॉस्ट है दैट विल रिप्रेजेंट कि आपने टोटल रॉ मटेरियल कितना खर्च किया है फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोडक्शन। दैट मींस अगर आप कोई पर्टिकुलर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस पे आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ, लागत ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना आपने मटेरियल कंज्यूम कर लिया। अरे सीधी बात यह है, रॉ मटेरियल, ठीक है? पहला खर्चा। इनकम में ये खर्चा तो होगा ही भाई, इनकम कैसे जनरेट करोगे अगर दोबारा प्रोडक्शन नहीं किया? दोबारा प्रोडक्शन करने के लिए भाई थोड़ी बहुत तो खपत लगेगी लगेगी। आगे बात करते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब, मान के चलो कि तुम मैन्युफैक्चरर नहीं हो, ठीक है? मान के चलो कि तुम मैन्युफैक्चरर नहीं हो, तुम कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, तुम क्या करते हो? तुम दूसरे से खरीदते हो, रीब्रांड मारते हो, बेच देते हो। एग्जांपल के तौर पे सीजन 1 ऑफ शार्क टैंक में बहुत लोग फैन हो गए अमन के, बोट के फाउंडर के। बाद में पता चला बंदा स्कैम मार रहा है, बाद में पता चाइना से उठाता है माल, रीब्रांड करता है, बेचने लग जाता है। फिर जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पता नहीं कितने लोग उसको ऑलरेडी पहले कर रहे थे, वो वॉच दे रहे थे, कोई भी फोन खरीदने आइए दो आपके लिए वॉच, वो वॉच दे दे के वो 150-150 रुपए की वॉच दे के पता नहीं कितना फेमस हो गया वो बंदा। तो मतलब कहने का ये है कि सेम यही टैक्टिक्स जो आज बोट कर रहा है वो सेम टैक्टिक्स पहले माइक्रोमैक्स कर चुका था और हम लोग उसको लात मार के भगा चुके हैं, ठीक है? तो मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे काम करते हैं, लेकिन हम लोग उनको ना चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। क्या कर सकते हैं, धंधा है, धंधा है। ध्यान दो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड रिप्रेजेंट व्हाट बच्चों? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हम लोग को बताता है ये ऐसा स्टॉक है जो हमने ट्रेड करने के लिए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब बच्चों ध्यान देना, खर्चा तो है, परचेज जब करोगे ट्रेड करने के लिए स्टॉक्स को तो खर्चा तो करना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्रॉफिट जोड़ के उसकी सेल्स कर सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है? तो बच्चे ये तो हमारा क्या हुआ, सेल्स के लिए स्टॉक, इसको इन्वेंट्री बोल सकते हैं, ठीक है? ये तो मेरी इन्वेंट्री होगी, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, बेसिक इसका मेन नाम तो बच्चे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है? नेक्स्ट है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। बच्चे ध्यान रखना, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कुछ ऐसे पर्टिकुलर गुड्स जो हमारे क्या कहते हैं सेल्स नहीं हो पाए,
इसका एक सिंपल नाम मैं तुमको दे सकता हूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पे इसके मत जाओ। सीधी बात ये, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब है कि मेरे फिनिश गुड्स बन भी गए लेकिन ऑन द अदर हैंड वो बिके नहीं। कुछ बिक गए तो वो मेरे नेट सेल्स में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में काउंट हो गए होंगे, लेकिन कुछ बच गए तो बच्चे वो हमारे खर्चे को ही बढ़ाएंगे, जब तक बिकेंगे नहीं तब तक वो मेरी कॉस्ट को ही इंक्रीज करेंगे। तो बच्चे ध्यान देना, चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स आपके कहीं ना कहीं अनसोल्ड स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज्यादा दिन तक नहीं बिकेंगे तो बच्चों डेड स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि फिर उसका ट्रेंड चला जाएगा, फैशन चला जाएगा उसका, तो फिर वो लॉस में चला जाएगा हमारा पूरा का पूरा। वर्क इन प्रोग्रेस भी कभी कभी आता है कि मान के चलो मैं बहुत बड़ा सा स्टेडियम बना रहा हूं भयंकर तरीके से, अगला जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वही होगा, लेकिन अभी भी वो बन ही रहा है। तो मैंने जो सपने देखे थे कि मैं इतने टिकट बेचूंगा, वो तो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ, अभी तो खर्चों में ही जा रहा है वो सीधा सीधा। तो बच्चे वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो एन एक्सपेंस, जब वो पैसा दे, पैसा कमाए तब तू रिकॉर्ड कर लियो अभी तेरा खर्चा है, ठीक है। एंड स्टॉक इन ट्रेड के बारे में तो अभी हम लोगों ने बात कर ही ली थी ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट 3 खर्चे देख लिए, 1 2 3। अगला खर्चा है एम्प्लॉइज बेनिफिशियरी एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी बोलते हैं इसको बच्चों। तो एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एम्प्लॉइज की बेनिफिशियरी के लिए पैसा, एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए जो पैसा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे लिए क्या होता है? उनको सैलरी देना, उनको वेजेस देना। अब वेजेस तो बेसिकली उनको मिलते हैं अनस्किल्ड को, उसके साथ उनको बोनस देना, उनको टाडा देना, उनको अदर कोई लिविंग देना, उनकी कार का पेट्रोल भरवा देना अगर वो थोड़ा सा हाई रैंक्ड पर्सन है। तो बच्चे ये सब एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में, और आपका बढ़िया मेजॉरिटी ऑफ प्रॉफिट एक खा जाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फाइनेंस कॉस्ट, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग इसको नहीं समझ पाते। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है बच्चों? फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो पैसा बनाने में पैसा लग गया है। पैसा बनाने में पैसा लग गया, अरे सही, आप लोन लेने जाओ, ब्याज दोगे कि नहीं दोगे? फाइनेंस कॉस्ट है। पैसा लेने के चक्कर में तुमको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा ब्याज? फाइनेंस कॉस्ट। तुम शेयर्स तुम इशू करो, शेयर इशू एक्सपेंस देते हो कि नहीं देते हो? डीके गोयल का पहला इलस्ट्रेशन, शेयर इशू एक्सपेंस तुमने पे किए होंगे। तो भाई फाइनेंस कॉस्ट, पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में जो पैसा देना पड़ जाए, फाइनेंस कॉस्ट है भाई। उसके बाद आगे बात करें डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का सिंपली मतलब क्या हो गया बच्चों की, यहां पे जो हमारी पर्टिकुलर पूरी की पूरी फर्म है, उसमें बहुत सी ऐसी मशीन है जो पर साल जिनकी वैल्यू गिरती रहती है। सर पर साल उनकी वैल्यू गिरती रहती है? मान के चलिए मेरे पास एक मशीन है 10 लाख रुपए की, समझने की कोशिश करना। आज वो 9 लाख रुपए की हो गई, 1 लाख रुपए का घाटा हो गया, लेकिन मुझसे आज तक कोई पैसा मांगने तो आया नहीं। बिल्कुल सही। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसका एक एक्सपेक्टेड फिगर लिख लेता है। आप सभी को पता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जो पर साल हमारी जो एसेट में गिरावट आती है ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑल दो हमें इसको कहीं पे नहीं करना पड़ता, लेकिन एक टाइम आएगा जिस दिन तुम्हारी ये मशीन किसी काम की नहीं रह जाएगी और फिर तुमको ये मशीन रिप्लेस करके दूसरी मशीन खरीदनी पड़ेगी, जिसकी वजह से पैसा जाएगा। तो वो पैसा इकट्ठा नहीं गया, टुकड़े टुकड़े में तुम्हारी मशीन कम हुई है, एक साल में फिर थोड़ी कम हुई, फिर एक साल में फिर थोड़ी कम हुई। हमारी अकाउंटेंसी स्मार्ट है, इसको हर साल एक परसेंटेज के हिसाब से लॉस में दिखाती रहती है कि जब तुम इस मशीन को नया खरीदने जाओ तो तुम्हें अचंभा ना हो, क्योंकि तुम्हारी अकाउंटेंसी ने तुमको पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी मशीन इतनी इतनी वैल्यू से गिरती चली जा रही है। दैट्स कॉल्ड द डेप्रिसिएशन, जो मेरे खर्चों को कहीं ना कहीं बढ़ाता है। अगला क्या है? एमोर्टाइजेशन। बच्चे ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन लगता है उन एसेट्स पे जिनको देखा जा सके, एमोर्टाइजेशन लगता है उन एसेट्स पे जिनको देखा ना जा सके। जैसे नोकिया का एक बहुत बड़ा नाम था, आज वो एमोर्टाइज हो गई। माइक्रोमैक्स नाम था, आज वो एमोर्टाइज हो गई। लावा का नाम था, आज वो एमोर्टाइज हो गई। जियोनी का नाम था, आज एमोर्टाइज हो गई। यूनिनॉर का नाम था, आज एमोर्टाइज हो गई। टेलीनॉर का नाम था, आज एमोर्टाइज हो गई। मतलब ऐसे ब्रांड जिनकी वैल्यू घटने लग जाए, जिनको देख छू नहीं सकते, खाली फील कर सकते हैं, उनकी जब वैल्यू गिरने लग जाए, जिनको देख नहीं सकते उनको एमोर्टाइजेशन कहते हैं, जिनको देख छू सकते हैं उनकी अगर वैल्यू गिर जाए तो भाई साहब वो हमारा डेप्रिसिएशन के अंदर आता है।
ये दोनों ही हमारे खर्चे हैं और बिजनेस के खर्चों को एक्सपैंड करते हैं। ये मेरा क्या हो गया बच्चे, छठा खर्चा हो गया। अदर एक्सपेंसेस में बच्चे फिर हमारे पास और कुछ भी नहीं है, अन्य कोई भी चीजों, क्योंकि कंपनी के सारे एक्सपेंसेस पढ़ने पे लग जाए तो भाई रजिस्टर भर जाएंगे हमारे। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, सातवां अदर अन्य कोई बचे हो तो वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा और सबको अगर प्लस कर दिया जाए तो बच्चों क्या बन जाएगा, हमारा टोटल एक्सपेंसेस बन जाएंगे। टोटल एक्सपेंसेस मतलब इन सभी 7 एक्सपेंसेस का एक्सट्रैक्ट, आठवां हमारा टोटल एक्सपेंस होगा। जैसे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू किया था, वैसे यहाँ पे क्या बच्चों, टोटल एक्सपेंस है। भाई साहब खत्म हो गया, दूसरा पड़ाव भी खत्म हो गया हमारा। दूसरा पड़ाव क्या था बच्चे, एक्सपेंसेस का पड़ाव था। तो यहां से इनकम जनरेट की, यहां से खर्चे किए, इनकम, टोटल इनकम मेरे पास अवेलेबल है। भाई देखो टोटल इनकम अवेलेबल है कि नहीं, टोटल रेवेन्यू, और यहाँ पे टोटल खर्चा भी मेरे पास अवेलेबल है। यार एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे लाल स्याही से लिख देता हूं, ये है मेरे पास टोटल रेवेन्यू और ये है मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस। मेरे पास टोटल इनकम है, मेरे पास खर्चे भी टोटल है। अब मैं क्या काम करता हूं, प्रॉफिट निकालना है। जल्दी से एक काम करता हूं, सारी की सारी इनकम से सारे के सारे खर्चे निपटा दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पे देखिए अगला आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा तीसरा हाफ शुरू हो गया भाई, शिफ्ट कर गए तीसरे हाफ पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, भैया मैं आपने प्रॉफिट क्यों नहीं बोला है, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों लिखा हुआ है? बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट है मतलब इनकम है, और इनकम है मतलब भाई सरकार भी तो थोड़ा हाथ मारेगी। भाई आप हमारे भारत में रह के बिजनेस कर रहे हो, भारत के देशवासियों से पैसा कमा रहे हो, तो भारत की गवर्नमेंट को कुछ दोगे कि नहीं दोगे? तो आपकी जब तक इनकम नहीं आएगी तब तक भारत सरकार जानेगी नहीं कि आपने कितना कमाया। जब तक वो जानेगी नहीं कितना कमाया तब तक आप पे टैक्स नहीं इंपोज कर सकती। तो भाई साहब आपका प्रॉफिट आने का वेट करती है। इट वॉज जस्ट लाइक शेर की जेबरा आ रहा है, आने दो, पास आने दो, जैसे आगे तो पहुंच लेगी, वैसे ही भाई आने दो प्रॉफिट आने दो, बाद में तो पहुंचेंगे इसको। प्रॉफिट आ गया भाई, प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जिसमें टैक्स नहीं दिया सरकार को, ऐसा प्रॉफिट जो टैक्स नहीं दिया, इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जिसको टैक्स देने से पहले का, बिफोर टैक्स। तो भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, जो भी आए हो हमारा मतलब इससे टोटल इनकम से जब टोटल खर्चों को माइनस कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसके बाद इसमें क्या माइनस करेंगे बच्चों, टैक्सेशन माइनस कर दिया जाएगा। सरकार कुछ टैक्स लगाएगी डिपेंडिंग अपॉन इट। इसको हम लोग बच्चे कॉर्पोरेट टैक्स भी बोल सकते हैं, टीडीएस भी बोल सकते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लोग कहते हैं शेयर मार्केट करो, ट्रेडर बनो, ट्रेडर बनोगे तो भाई उस पर टैक्स नहीं लगता, मैं टैक्स फ्री इकोनॉमी में चलता हूं। भाई ऐसा नहीं है, सारा का सारा टैक्स कंपनी काट देती है, उसके बाद तुमको डिविडेंड देती है। ठीक है, तो ये शाणे मत बना, बिना कॉमर्स वाले को समझाना, ये जो कॉमर्स का है वो सब जानता है। ठीक है, तो यही टैक्स यहाँ पे कट जाता है, जिसको टीडीएस बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ऐसा टैक्स जो सोर्स पे कट गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो टैक्स कट गया, जो उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट आया वो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जो टैक्स के बाद का है। ठीक है, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सब कुछ हटा दूं, सब कुछ हटा दिया, अब इधर से तो हमारी बैलेंस शीट शुरू हो जाएगी। सब कुछ हटा दिया, ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। आई टू आई कनेक्शन हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, आई टू आई कनेक्शन। ध्यान दो, सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में स्टेप नंबर 1, भैया ने क्या बताया, स्टेप नंबर 1 इनकम जनरेट करो। स्टेप नंबर 1 इनकम जनरेट करो। स्टेप नंबर 2 एक्सपेंसेस जनरेट करो। ध्यान देना, इनकम जनरेट करो, एक्सपेंसेस। इनकम तो छोटी सी है बच्चों, वो नेट सेल्स क्या थी वो हमारी यार, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अन्य अदर इनकम, दोनों को प्लस किया, टोटल रेवेन्यू। ये क्या हो गई बच्चे मेरे, रेवेन्यू, टोटल इनकम हो गई मेरी, टोटल रेवेन्यू बेसिकली। ये मेरी टोटल इनकम आ गई, पहला पड़ाव पूरा। उसके बाद दूसरा पड़ाव है सारे खर्चे, एक्सपेंसेस की हेडिंग डाली, सारे के सारे खर्चे, 7 तरीके के खर्चे हैं, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस वाले हैं, कुछ डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है, कुछ अदर एक्सपेंसेस हैं। 7 तरीके के एक्सपेंसेस हैं, सबको प्लस करो, क्या आ जाता है, टोटल एक्सपेंसेस। उधर पहले पड़ाव में मैंने टोटल इनकम जनरेट कर ली, इधर दूसरे पड़ाव पे मैंने क्या कर लिया, टोटल एक्सपेंसेस जनरेट कर लिए। मेरे पास इनकम भी है, मेरे पास खर्चे भी हैं। तीसरे पड़ाव पे क्या करना है, बिल्कुल सही भाई, प्रॉफिट निकालना है। माइनस कर दो दोनों को, जो आ जाए आपका क्या बन गया, नेट प्रॉफिट। लेकिन कौन सा प्रॉफिट, बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्या करोगे, इसमें तुम टैक्सेशन माइनस कर दोगे और जो आएगा वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई बेट श्योर कि मैंने तुमको बिना रटे रटाए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रटवा दिया है। बस तुमको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। भैया कल फिर से आएंगे बैलेंस शीट सिखाने,
दैट मीन्स आज हम लोग का जो गाड़ी है सिर्फ P&L स्टेटमेंट तक चलेगा। कल हम लोग पूरी की पूरी बैलेंस शीट की स्क्रूटनी करेंगे। और एक चीज याद रखना, जिनके मन में धकड़ धकड़ हो रही है भैया कैसे होगा सिलेबस पूरा, तो भाई साहब भैया को सब कुछ पता है। भैया को 1 महीना दे दो ना, 1 महीने में सिलेबस पूरा करवा दें। तुमको समझ आना चाहिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहो पढ़ाई को। दैट्स इट अबाउट इट यार। किसी का एक कमेंट आया, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। ओके, अरे देख के क्या करेंगे। सर कैमरे का एक्सेस तो नहीं है, मतलब समझ नहीं आया बच्चे। अब है क्या बोले सर, कैमरे का एक्सेस नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड। ठीक है, समझने की कोशिश करो बच्चों। ठीक है, आई होप तुमको ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई। कल हम लोग करने वाले हैं बैलेंस शीट को पूरी तरीके से एक्सट्रैक्टेड। और थोड़ा कमेंट ऐसे करा करो जो मेरे दिमाग में घुसा करें, ठीक है, क्योंकि यार स्टूडियो में अकेला हूं, मैं अकेले ही सारी की सारी चीजें पढ़ूंगा। जस्ट आई नीड योर सपोर्ट यार। तुमसे मैं पैसे तो नहीं मांग रहा, लेकिन एक चीज तुमसे मांग सकता हूं, तुम्हारा सपोर्ट। जाइए अपना थोड़ा प्यार बरसाइए अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या तुम्हारे तो मित्र मंडली होंगी, उन मित्र मंडली को बताओ कि भाई 9 रुपए में इतना मेहनत कर रहा है कोई इंसान। I seriously want a big crowd यार, एक ऐसा मैसिव क्राउड जिसमें से तुम्हारे में से ना, अगर मैंने एक को भी 95% निकलवा दिया, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी यार। ऑनेस्ट बता रहा हूं, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, तो बस लोगो रेफरल दो। तुम्हारी गुरु दक्षिणा इतनी ही है कि बस लोगों के पास जाओ और उनको बताओ कि यार 9 रुपीज में आप लोग इनरोल कर सकते हैं और एक मैसिवली एक प्योर एजुकेशन स्ट्रक्चर में कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। मिलता हूं कल, बाय बाय।